डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, लिविंग वर्ल्ड इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इसी टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है। फ्रेंड, हमारे अराउंड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और बहुत सारे ऐसे कुछ नॉन लिविंग्स फैक्टर्स भी है, जो ऑब्जेक्ट्स भी है, ये भी हमें यहाँ पर हमारे अराउंड में दिखाई देते हैं। यानी कि इसका मतलब होगा हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है इतने सारे कंपोनेंट्स से हमारी अर्थ बनती है, लेकिन इसी के अंदर कौन से लिविंग है कौन से नॉन लिविंग है ये बताने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट्स वहाँ पर एग्जांपल्स देना है और कुछ प्रूफ भी देना पड़ता है। डायरेक्टली हम किसे लिविंग और नॉन लिविंग नहीं बता सकते, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये भी हमें वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से बताना होता है। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर हम जब लिविंग्स के बारे में बात करते हैं तो लिविंग्स कौन होता है, तो सबसे फर्स्ट देखो सिंपल बात है, जो अर्थ हमारी प्लैनेट है, इसी अर्थ प्लैनेट के ऊपर हमें दो टाइप्स के यहाँ पर फैक्टर्स या फिर कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। दो टाइप्स के यहाँ पर जो है एजेंट्स दिखाई देते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला होता है एबायोटिक और जो सेकेंड होता है वो होता है बायोटिक। तो इसी तरह से दो टाइप्स के हमें कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। जो एबायोटिक है वो नॉन लिविंग होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है, और जो बायोटिक है वो लिविंग होते हैं, ये भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों को हम किस प्रकार से डिफर कर सकते हैं, इन्हीं के अंदर डिफरेंस किस प्रकार से बता सकते हैं, ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये दोनों को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना है, यानी कि हमें बेसिक प्रिंसिपल्स वहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होते हैं और इन दोनों के बेसिक प्रिंसिपल मालूम होना भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जिस बेसिक प्रिंसिपल को हम कैरेक्टर्स कहेंगे। अब उसे कैरेक्टर्स को जब हम देखते हैं तो देखो सबसे फर्स्ट हमें कुछ इतने सारे बेसिक प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। उनमें से फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है ग्रोथ, या फिर हम इसे ग्रो कहेंगे। जो सेकेंड है उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। थर्ड वाला जो दिखाई देता है जिसे हम एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन कहेंगे, स्टिम्युलेशन ये बनता है। फोर्थ वाला जो बनता है वो बनता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल हमें दिखाई देते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इतने सारे कैरेक्टर्स हमने लिए हैं, ठीक है, तो इतने सारे कैरेक्टर्स को हम डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है एक क्वेश्चन का, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, इसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना है तो हमें इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होंगे, इतने सारे बेसिक प्रिंसिपल्स भी देखना होंगे। तो ये हम शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक की, जिसके अंदर हमें लिविंग और नॉन लिविंग किस प्रकार से होते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम सबसे फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल से। अब यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो उसी के अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो बेसिक प्रिंसिपल दिया है वो दिया है ग्रो, यानी कि ग्रोथ हम कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम ग्रोथ से, और ग्रोथ के बाद हम टोटल जितने भी बेसिक प्रिंसिपल थे उन सभी को यहाँ पर डिटेल में देखने वाले। तो सबसे फर्स्ट हमें देखना है ग्रोथ। अब ग्रोथ एक्चुअली क्या है, या फिर इसे ग्रो कहेंगे। क्या होता है ग्रोथ, यानी कि इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन लेंथ और इंक्रीज इन नंबर, मीन्स सभी तरह से इंक्रीजमेंट होती है। इंक्रीजेस इन बॉडी मास, उसके बाद इंक्रीजेस इन सेल नंबर्स और इंक्रीज इन लेंथ। इस सभी के अंदर हमें इंक्रीजमेंट दिखाई देती है। अब इतनी सारी इंक्रीजमेंट अगर दिखाई दे रही है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे या फिर ग्रो कहेंगे। अब एक बात यहाँ पर हम बता सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर ग्रो हो रहे हैं तो हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रो हो सकते हैं। नॉन लिविंग है,
नॉन लिविंग्स भी वहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। अब नॉन लिविंग जो ग्रो हो रहे हैं वो कौन से, सबसे फर्स्ट देखो एग्जांपल के तौर पर हम माउंटेन्स का एग्जांपल लेते हैं। माउंटेन्स, अब देखो बच्चों माउंटेन्स ग्रो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये माउंटेन्स का सरफेस रहेगा तो इसी सरफेस के ऊपर हर ईयर हम अगर देखेंगे या हर साल को हम देखेंगे तो इसी के ऊपर हमें कुछ इस तरह से लेयर्स दिखाई देते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स के होते हैं या फिर कुछ अदर फैक्टर्स उसी के ऊपर आके बैठते हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है इसी की वजह से क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक हमें ग्रोथ दिखाई देती है। यानी कि इसी की अगर हम लेंथ काउंट करेंगे तो हम फर्स्ट जो लेंथ काउंट करे थे यहाँ से यहाँ तक किए थे, अभी तो इसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसी के ऊपर डिपोजिशन हो गया तो यहाँ से यहाँ तक हमें काउंट करना होता है। अभी जो इतना ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है या फिर ग्रो इतना हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ ही कहेंगे। अब ये ग्रोथ का कैरेक्टर नॉन लिविंग में दिखाई दे रहा है जो होता है डस्ट डिपोजिशन से, डस्ट डिपोजिशन से। अभी डस्ट डिस्पोजिशन से ग्रोथ का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है नॉन लिविंग ग्रो हो रहा है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होते हैं। अब इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों भी ग्रो हो रहे हैं। फिर हम डिटेल बता सकते हैं जो नॉन लिविंग ग्रो होते हैं वो ओनली एक्सटर्नली होते हैं। क्या होते हैं, ओनली एक्सटर्नली ग्रो होते हैं। और जो लिविंग ग्रो होते हैं वो ग्रो होते हैं इंटरनली, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। ठीक है, दोनों तरीके से ग्रो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो नॉन लिविंग और लिविंग के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। सिंपल बात हमने याद रखी है, एक्सटर्नली ग्रो होने वाला नॉन लिविंग रहता है और इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ग्रो होने वाला जो लिविंग रहता है। लेकिन इसके बारे में हम डेफिनेटली नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बनती है। मीन्स ये सेंटेंस हमें याद रखना है, जो सेंटेंस ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल यानी कि जिसे हम कैरेक्टर कहेंगे वो होता है। उसके बाद हम सेकेंड कैरेक्टर देखते हैं जिसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सेकेंड बनता है वो बनता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब देखो जितने भी वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है, उन्हें रिप्रोड्यूस होना होता है, क्योंकि उन्हीं की स्पेसीज कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन कैरेक्टर होना हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते ही ये हम बता रहे हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं के अंदर कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन की, यानी कि वो पॉपुलेशन ग्रो कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन स्पेसीज का उन्हीं का होता है। अब कंटिन्यूएशन हो रहा है तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो लिविंग रहने के बाद भी रिप्रोडक्शन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बता रहे हैं ऑल लिविंग्स कैन रिप्रोड्यूसेस। ठीक है, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग्स है जो रिप्रोडक्शन बता नहीं सकते, क्योंकि वो लिविंग भी है लेकिन रिप्रोडक्शन वो नहीं बता रहे। अब रिप्रोडक्शन नहीं बता रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लिविंग नहीं है क्या, वो भी लिविंग है। यानी कि यहाँ पर भी हमें थोड़ा यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं जो नॉन लिविंग लिविंग है उन्हीं के अंदर से एग्जाम्पल हम ले रहे हैं म्यूल का। म्यूल क्या है, जो स्टेराइल है, और ये स्टेराइल म्यूल क्या करता है, रिप्रोडक्शन नहीं बताता है लेकिन फिर भी वो लिविंग है। फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये लिविंग है और रिप्रोडक्शन नहीं बता रहा है। उसके बाद अदर जो है वर्कर्स भी है, जो हनी बीज से हम लेते हैं, वर्कर्स बीज, हनी बीज से हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद इनफर्टाइल कपल होता है। ये सभी जो है लिविंग है फिर भी रिप्रोडक्शन नहीं बता रहे, तो हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किस प्रकार से बता सकते हैं, हम इसे भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बता सकते। तो हमें ये भी सेंटेंस याद रखना है, रिप्रोडक्शन जो है क्या है, रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये बात वहाँ पर हमारे समझ में आती है। तो ये सिंपल दो
बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर कैरेक्टर्स बनते हैं। दोनों की वजह से हम डेफिनेटली वहाँ पर नहीं बता रहे कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, लेकिन ये दोनों भी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हमें लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो थर्ड नंबर की बनती है वो बनती है जिसे हम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कहेंगे। जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन यानी कि जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ है या फिर जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं उन सभी को रिस्पॉन्स देने वाली प्रॉपर्टी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होती है। अब यही प्रॉपर्टी हम अगर देखेंगे तो बच्चों हमें पता चलता है कि किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक चेंजेस या फिर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस को सपोर्ट करता है, किस प्रकार से उसे वो रिस्पॉन्स देता है, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो इसे थोड़ा इरेज करेंगे, उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड नंबर का हमारा कैरेक्टर्स बनता है वो होता है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, इसी टॉपिक से। ठीक है, लेते हैं उसी कैरेक्टर्स को, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। जो थर्ड नंबर का कैरेक्टर है एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन या फिर स्टिमुलाई। अभी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? ए अवेयरनेस होता है या फिर रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स टू एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी या फिर चेंजेस या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस, लॉजिकल चेंजेस, इन सभी को रिस्पॉन्स देना होता है। इन सभी को रिस्पॉन्स देना होता है तो उसे हम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कहेंगे। अब देखो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग्स है, लिविंग्स क्या करते हैं? तो लिविंग्स कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, और कोऑर्डिनेट होते हैं इसका मतलब क्या हो गया? उन्हीं के अंदर इवोल्यूशन तो दिख रहा है। अब इवोल्यूशन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर को सर्वाइव होने के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं उन सभी रिक्वायरमेंट ये प्रिपेयर करते हैं या फिर कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब इवोल्यूशन होता है। अब इवोल्यूशन हो रहा है तो हम बता सकते हैं ये कि जो लिविंग है वो एक्सटर्नल स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, ये बात वहाँ पर हमें पता चलती है कि रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर हम कोमा पेशेंट के बारे में बात करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर कोमा पेशेंट के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होता है? जो पेशेंट कोमा में रहता है उसी को तो अवेयरनेस नहीं रहता है उसके अराउंड में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्स अगर एटमॉस्फेयर को नहीं दे रहा है तो एटमॉस्फेयर को रिस्पॉन्स नहीं है तो रिस्पॉन्स उसी का जो चलता है वो चलता है मेडिसिन को, यानी कि वो मेडिसिन को रिस्पॉन्स देता है। अब मेडिसिन को रिस्पॉन्स दे रहा है तो इसका मतलब हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि जो भी लिविंग है वो लिविंग क्या करेंगे? तो लिविंग रिस्पॉन्स देते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को। तो ये क्या बनती है? तो ये बनती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर था जिसके के अंदर हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताई। इससे पहले जो दो प्रॉपर्टीज़ हमने देखे थे या फिर दो कैरेक्टर्स देखे थे तो दोनों भी नॉन डिफाइनिंग थे। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ दिख रही थी, लिविंग में भी ग्रोथ दिख रही थी। उसके बाद जो सेकेंड कैरेक्टर हमने लिया था उसी के अंदर हमें पता चला था कि जो रिप्रोडक्शन चल रहा है वो नॉन लिविंग बता रहे हैं, सॉरी लिविंग बता रहे हैं, और जो लिविंग रिप्रोडक्शन बता रहे हैं तो कुछ ऐसे भी लिविंग थे जो रिप्रोडक्शन नहीं बता सकते। तो ये दोनों के अंदर हमें नॉन डिफाइनिंग नेचर दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर डिफाइनिंग नेचर है ये हम कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद जो अनदर कैरेक्टर है वो है फोर्थ नंबर का मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं को ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए या फिर सर्वाइव होने के लिए कुछ ऐसे रिएक्शंस कंप्लीट करना होता है अपने बॉडी के अंदर। जो रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होती है कैटाबॉलिज्म और दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। ये दोनों रिएक्शंस वहाँ पर लिविंग को करना होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करना। लेकिन फूड को ब्रेक डाउन क्यों करना? क्योंकि सभी को सर्वाइव होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है, तो फूड को ब्रेक डाउन करना ही होता है। तो इसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। जब एक आधा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा
प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है ये, या फिर कुछ वहाँ पर फॉर्म होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। अब ये एनाबॉलिक रिएक्शन जो है इसी के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये दोनों रिएक्शन जो चलते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सेल डेवलपमेंट हो सकती है, सेल ग्रो हो सकती है, और वहाँ पर सेल का डिवीजन भी हो सकता है। इतना सब कुछ होता है, तो ये पूरे कैरेक्टर्स के अंदर दिखाई देते हैं, तो लिविंग के अंदर दिखाई देते हैं। तो फिर हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मीन्स लिविंग जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बता रहे हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ बेसिक प्रिंसिपल वहाँ पर होते हैं लिविंग वर्ल्ड से। अब उसके बाद हमें बात करना है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे सीधा सीधा टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में। अब ये एक्चुअली टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या होती है बेटा? टैक्सोनॉमिकल ऐड यानी कि जिसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर प्लांट्स है, एनिमल्स है, या फिर लिविंग बींग्स है, उन सभी को क्लासीफाई कर सकते हैं। इन्हीं को क्लासीफाई करना या फिर उन्हीं को प्रॉपरली स्टडी करना, तो इसलिए हमें हेल्प लेना होती है टैक्सोनॉमिक ऐड्स की। तो सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं टैक्सोनॉमिक ऐड के बारे में। ठीक है, अभी टैक्सोनॉमिक एड्स कितने हैं? देखो बहुत सारे टैक्सोनॉमिक एड्स हमें दिखाई देते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स, बच्चों टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर हमें क्या करना है, हमें सिस्टमेटिक स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए हमें हेल्प मिलती है कुछ ऐसे वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की कि जो कॉन्सेप्ट्स हमें स्टडी करने के लिए बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, इन्हीं को सिस्टमेटिक वे से हमारे तरफ जो हमारे सामने उन्हीं की स्टडी देता है। तो जो हमारे सामने उन्हीं की स्टडी आ रही है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स हम अब देख सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर देखो सबसे फर्स्ट हमें जो एड्स दिए हैं उन्हीं के अंदर इन्वॉल्व हो रहे सबसे फर्स्ट वाला बॉटेनिकल गार्डन। इधर हम लिस्ट लिखते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड के अंदर देखो बॉटेनिकल गार्डन आता है, बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन आ गए। उसके बाद सेकेंड जो है बॉटेनिकल गार्डन्स के बाद हमें सेकेंड देखना है, जिसे हम क्या कहेंगे, जूलॉजिकल पार्क्स कहेंगे। बॉटेनिकल गार्डन के बाद सेकेंड क्या है, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स के बाद थर्ड आता है म्यूजियम। म्यूजियम के बाद फोर्थ आता है जिसे हम हर्बेरियम कहेंगे। क्या कहेंगे, हर्बेरियम। हर्बेरियम बन गया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, जो फिफ्थ वन है वो है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, सिटी पार्क। तो इसी तरह से ये टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं स्टडी करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम बॉटेनिकल गार्डन्स। देखो बच्चों बॉटेनिकल गार्डन जो है वो क्या होता है, बॉटेनिकल गार्डन्स, इसी के अंदर क्या करना होता है, बॉटेनिकल गार्डन्स यानी कि एक ऐसा प्लेस है या फिर ऐसा एरिया है जो एरिया क्या बताता है, हमें स्पेसिफिक स्टडी बताता है। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, प्लेस वेयर प्लांट्स ग्रो फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ठीक है, प्लांट्स को क्या करना है, अलग अलग पर्पजेस से वहाँ पर ग्रो करना है। फिर या उसी का कलेक्शन बनता है। फिर जितने सारे प्लांट हैं उन सभी प्लांट को अगर हम एक ही जगह पर ग्रो कर रहे हैं तो हमें स्टडी करने के लिए भी उसी का सपोर्ट होता है। फिर बॉटेनिकल गार्डन्स के हमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए। कौन से फंक्शंस वहाँ पर होते हैं, तो देखो फंक्शंस के बेसिस पर हम देखेंगे तो इसी का इम्पोर्टेंस बनता है। फंक्शंस यानी कि हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस क्या बनेगी, इसी के इम्पोर्टेंट बनते हैं। बॉटेनिकल गार्डन से हमें जो बेनिफिट हो रहा है तो हम वहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए इसी का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेडिसिन के लिए इसी का इम्पोर्टेंट बनता है। देन
बॉटेनिकल गार्डन की वजह से और हम क्या बता सकते हैं, तो प्लांट्स का प्रोटेक्शन भी हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे वहाँ पर क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट है, जिन इम्पोर्टेंट की वजह से हम बॉटेनिकल गार्डन की तरफ जा सकते हैं। अब बॉटेनिकल करना है बॉटेनिकल गार्डन की। अब बॉटेनिकल गार्डन कौन से है, तो जैसा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन ये जो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है, हम इसे बॉटेनिकल गार्डन के नाम से भी जानते हैं, बॉटेनिकल गार्डन इसी नाम से भी जानते हैं। और ये गार्डन कोलकाता के अंदर है, ठीक है, कोलकाता के अंदर है। अब ये गार्डन किस लिए फेमस है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो गार्डन फेमस है किस लिए है, तो फेमस फॉर बनियान ट्री, बनियान ट्री के लिए फेमस है। बनियान ट्री के लिए फेमस है, इसका मतलब क्या होता है, जो बनियान ट्री है 255 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इतनी बड़ी बनियान ट्री वहाँ पर दिखाई देती है। इसी बनियान ट्री का और एक हमें कैरेक्टर दिया वाला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसी गार्डन का इम्पोर्टेंस और बढ़ता है। तो उसी को 2800 क्रॉप रूट्स है, क्रॉप रूट्स कितने हैं, 2800, और नियर अबाउट 1400 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है इसी ने कवर किए वाला है। तो ये इसी का इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बॉटेनिकल गार्डन फेमस है। अब बॉटेनिकल गार्डन से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स की स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग एरिया के प्लांट्स वहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं, और उसकी वजह से हमें बॉटेनिकल गार्डन का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो इसलिए, और जो प्लांट्स एंडेंजर स्पेसीज चाहते हैं तो उन्हीं को भी वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो इतने सारे बातें हम बॉटेनिकल गार्डन के बारे में कर सकते हैं। देन आता है जूलॉजिकल पार्क का नंबर, उसके बाद देखेंगे जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क सेकेंड जो है वो है जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स। अब देखो जूलॉजिकल पार्क्स जब हम देखेंगे तो जूलॉजिकल पार्क्स क्या है, ये ऐसा प्लेस है कि जहाँ पर वाइल्ड एनिमल को, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स केप्ट प्रोटेक्टेड, मीन्स जितने भी वाइल्ड एनिमल है उन्हीं को प्रोटेक्टेड हम रख सकते हैं, तो उसे जूलॉजिकल पार्क्स हम बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी का इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इसी का इंपॉर्टेंट बनता है, ये स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एजुकेशन के लिए तो होते ही होते हैं, और जो एंडेंजर स्पेसीज है उन्हीं एंडेंजर स्पेसीज का प्रोटेक्शन यहाँ पर होता है। एंडेंजर स्पेसीज के प्रोटेक्शन के लिए भी जूलॉजिकल पार्क का इम्पोर्टेंट बहुत बनता है, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल पार्क्स वहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आते हैं, जो सेटियम। देन थर्ड वन जो आता है वो होता है म्यूजियम। अब जो म्यूजियम है वो क्या है, तो म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमें क्या करना होता है कि एनिमल्स को, प्लांट्स को और कुछ इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, इन सभी को स्टडी के लिए एनक्लोज करना होता है, स्टडी के लिए उन्हें रखना होता है। लेकिन हम किस प्रकार से रखेंगे, उन्हें प्रिजर्व फॉर्म में रखेंगे, उन्हें ड्राइड फॉर्म में रखेंगे, इसी तरह से मीन्स अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं प्लेस वेयर एनिमल्स, उसके बाद इंसेक्ट्स, देन बर्ड्स और प्लांट्स के लिए भी, ज़्यादातर प्लांट्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, तो प्लांट्स भी वहाँ पर ले सकते हैं हम। एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और प्लांट्स केप्ट एज प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व कंडीशन में हम इन्हीं को रख सकते हैं। अभी प्रिजर्व कंडीशन में रखेंगे तो किस लिए रखेंगे, स्टडी के लिए रखेंगे, एजुकेशन के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना तो वहाँ पर होता है, ये दोनों वहाँ पर पर्पजेस होते हैं, स्टडी पर, उसके बाद एजुकेशन, दोनों ही पर्पजेस होते हैं। अब जब म्यूजियम के अंदर हमें इन सभी को रखना है तो क्या करना होता है, इन्हें रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो लार्ज एनिमल रहते हैं उन्हीं के हम स्केलेटन रख सकते हैं। उसके बाद
जो स्मॉल यानी कि इंसेक्ट्स के फॉर्म में रह सकते हैं छोटे छोटे से, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पीन कर सकते हैं, उसे हम पीनड कहेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, जैसा बर्ड वगैरह होते हैं, स्नेक वगैरह होते हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, तो उन्हें हम सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर भी हम रख सकते हैं। किसे रख सकते हैं, बर्ड्स को रख सकते हैं या फिर स्नेक लाइक रख सकते हैं, इसी तरह से। अब जो सॉल्यूशन वहाँ पर यूज़ कर रहा है वो कौन सा है, तो वो है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जिसे हम बता सकते हैं, इसी फॉर्मेलिन को हम 10 to 14% फॉर्माल्डिहाइड बता सकते हैं। फॉर्माल्डिहाइड यहाँ पर लिखेंगे हम 10 to 40% फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, म्यूजियम का वहाँ पर स्टडी करने के लिए डिफरेंट एनिमल्स को रखना होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इतने बातें हम याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम हर्बेरियम की तरफ। हर्बेरियम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है हर्बेरियम, वो कॉइन किया है पिटॉन डी टाउन फोर्ट, इन्होंने, ठीक है, ये वर्ड कॉइन किया था हर्बेरियम। अभी हर्बेरियम का जो सबसे फर्स्ट यूज भी किया था, फिर जिसे हम क्या कहेंगे, इनिशिएट कहेंगे। हर्बेरियम इनिशिएट किया था, इनिशिएट बाय, किसने इनिशिएट किया था, तो इनिशिएट किया था लुका घिनी, इन्होंने, लुका घिनी। ठीक है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन हमें हर्बेरियम के बारे में पता चलती है। देखो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, प्लांट्स को ड्राइड करना है, सॉरी सबसे फर्स्ट हम प्लांट्स को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद प्लांट्स को ड्राइड करेंगे। ठीक है, और ड्राइड करने के बाद इसी प्लांट्स को स्टिक करेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम प्लांट्स के बारे में कर सकते हैं। डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट लोकेशन से हमें प्लांट कलेक्ट करना है। इन्हीं प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स लेना है, जैसा ब्रांच होती है या फिर छोटा सा लीफ का पार्ट होता है या फिर छोटा सा ब्रांच का पार्ट होता है, उन सभी को प्रेस करना, ड्राइड करना और स्टिक करना। अब स्टिक करना तो कहाँ पर करना, तो उसे स्टिक करना होता है पेपर शीट के ऊपर, पेपर शीट। और जो पेपर शीट हम यूज़ कर रहे हैं उसी पेपर शीट की हमें कुछ साइज़ भी दिए वाली है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। यानी कि पेपर शीट के ऊपर इसे हमें प्रेस स्टिक करना होता है। स्टिक करने के बाद देखो जो इसकी साइज़ है वो हमें थोड़ी देर में पता चलने वाली है। पेपर शीट के ऊपर हम स्टिक करेंगे और स्टिक करने के बाद इसे हम रखेंगे फाइल के अंदर। कहाँ पर रखेंगे, केप्ट इनटू फाइल। ठीक है, जो फाइल इंपॉर्टेंस होती है आगे चलकर एजुकेटर के लिए, ठीक है, उसके बाद स्टडी करने के लिए, साइंटिफिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए, ये डाटा होता है प्लांट्स का, यानी कि डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो ये सभी के लिए इसी फाइल का इम्पोर्टेंस वहाँ पर बढ़ता है। अब सबसे फर्स्ट देखो हम डायग्राम से समझ लेते हैं इसी हर्बेरियम के टेक्निक को। हर्बेरियम जो टेक्निक है देखो वो कुछ इस तरह से हमें डायग्राम से पता चलती है। हमने पेपर शीट लिए वाली है, जो पेपर शीट 29 सेंटीमीटर से लेकर 43 सेंटीमीटर ये हमारे साइज़ है वहाँ पर दिए वाली। इसी हर्बेरियम शीट के ऊपर हम क्या करेंगे, इसी हर्बेरियम शीट के ऊपर हम प्लांट लेंगे, प्लांट को इस तरह से हम स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद क्या होता है, इस तरह से प्लांट को लाकर हमने स्टिक कर दिया, उसे प्रिजर्व किया था या फिर उसे प्रेस किया था, फिर ड्राई किया था, प्रेस कर कर डाई कर कर हमने यहाँ पर स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद इधर के राइट कॉर्नर में हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखने वाले जो इंफॉर्मेशन न्यू एजुकेटर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है या फिर जो कुछ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लोकल नेम लिखेंगे। ठीक है, लोकल नेम के बाद हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे, साइंटिफिक नेम लिखेंगे। साइंटिफिक नेम लिखने के बाद, साइंटिफिक नेम के बाद हम यहाँ हैबिटेट लिखेंगे उसका, हैबिटेट। हैबिटेट के बाद कलेक्टर का नेम लिखेंगे, किसने कलेक्ट किया उसे, टर्न नेम लिखेंगे। उसके बाद लोकेशन लिखेंगे, लोकेशन के बाद हम डेट लिखेंगे, डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन की डेट लिखेंगे। तो इसी तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर राइट कॉर्नर में लिख सकते हैं। तो ये हर्बेरियम के बारे में हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी पार्क की तरफ, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो 5th वन दैट इज द
डाइवर्सिटी पार्क्स। अब ये बायोडाइवर्सिटी पार्क्स क्या है, तो ये जो है उनमें से देखो हमें लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क एक हमें वहां पर बताना होता है। उसके बाद देखो इसके अंदर होता क्या है, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा बता सकते हैं कि नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप। ठीक है, ये सिंपल सी बात वहां पर हमें बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर पता चलती है। उसके बाद चलना है हमें कीज की तरफ। अभी एक्चुअली कीज क्या है, जो लास्ट पॉइंट है इसी टॉपिक का, लास्ट पॉइंट बनने की वजह से हम की को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। अभी एक्चुअली देखो की क्या होता है, की बताने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चों कीज देखना है हमें, की क्या होते हैं। अब की जो है उसी के बारे में हम बताते हैं। तो देखो की जो हेल्प करते हैं, हेल्प्स टू क्लासिफिकेशन को हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर एक क्लासिफिकेशन को हेल्प करते हैं तो की किसके बेसिस पर चलने वाली है, की चलने वाली है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बेसिस पर चलने वाली है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लीड, यानी कि लीड की वजह से होती है या फिर लीड की हेल्प से हमें क्लासिफिकेशन की हेल्प मिलती है। तो ये कीज के बारे में होता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ होता है बेटा आज के टॉपिक के लिए। ठीक है।